नमस्कार साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर आपके लिए लेके आई हूँ अपना चैनल इवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो आज हम करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जो मैंने आपको कल पोयम पढ़ाई उस पे एमसीक्यू के क्वेश्चंस हम करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलते हैं, एक बार पुनः देखते हैं हमने कल क्या किया था। हमने कल जॉन मिल्टन की पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस की थी। आप जिसकी मिस हो गई है वो पुनः जाकर देख सकते हैं, मैंने डाल रखी है पोयम। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यहाँ से हम शुरू हुए थे और ये सारे हमने पैराग्राफ किए। उसके बाद कंप्लीट पोयम की राइमिंग स्कीम समझी। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। ओरिजिनल टाइटल क्या है पोएम का? पोएम कौन सी? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये पोएम है एंड इसका ओरिजिनल टाइटल ये नहीं था। इसका ओरिजिनल टाइटल था, बताइए बेटा इनमें से कौन सा है? उसका ओरिजिनल टाइटल था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। और यही पोएम की फर्स्ट लाइन भी यही है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कई बार क्या होता है, जब पोएट्स ऑथर्स वगैरह कोई पोएम का निर्माण करते हैं इंस्टेंटली, तो वो उसका टाइटल जो है उसकी फर्स्ट लाइन को ही सजेस्ट कर देते हैं। सो सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। ये फर्स्ट लाइन है पोएम के, दिस इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ द पोएम। यही टाइटल भी है पोएम का। सो बेसिकली ये जो ओरिजिनल टाइटल है, इस टाइटल को किसने चेंज किया? इसको चेंज किया, ओरिजिनल टाइटल को इसको चेंज किया बिशप थॉमस न्यूटन ने। बिशप थॉमस न्यूटन ने इसे चेंज किया एंड इस पोएम को जो टाइटल दिया वो दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हिज मतलब वो इशारा कर रहे हैं कि उसकी ब्लाइंडनेस। अगर ये मिल्टन ने खुद लिखा होता तो मिल्टन लिखते ऑन माई ब्लाइंडनेस। इस टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी और ने टाइटल दिया है, क्योंकि टाइटल क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसकी ब्लाइंडनेस। तो ये किसने दिया टाइटल? थॉमस न्यूटन ने। थॉमस न्यूटन जो कि एक बिशप थे, आर्क बिशप। सो इन्होंने ये टाइटल कब दिया, कौन से ईयर में दिया? 1761 में इन्होंने ये टाइटल दिया। और ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दिस पोएम वॉज रिटन इन, ये पोएम लिखी गई थी, दिस पोएम वॉज रिटन इन ईयर, written in 1655 and published कब हुई थी? 1673 में। 1673 में ये पब्लिश्ड हुई थी पोएम। और आपको सबको ये मैंने बताया था कल कि जो मिल्टन है वो ब्लाइंड हो गए थे। कौन से ईयर में? जब वो 44 ईयर्स के थे तब मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे दोनों आँखों से। सो इसीलिए इस पोएम का जो टाइटल है उसमें उन्होंने अपना ग्रीफ, अपना दुख व्यक्त किया है और इसीलिए इसका टाइटल दिया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। The title of the poem on his blindness was given by, जो टाइटल है पोएम का on his blindness, this title was given by, किसने दिया था बेटा? मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में। जॉन मिल्टन, बिशप थॉमस न्यूटन, थॉमस हार्डी और बिशप थॉमस बेकेट। सो दिस टाइटल was given by बिशप थॉमस न्यूटन। बिशप ने दिया था जिसका नाम था थॉमस न्यूटन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी सोनेट्स डिड मिल्टन कंपोज? मिल्टन ने कितने सोनेट्स जो हैं वो कंपोज किए थे? सो मिल्टन कंपोज्ड
24 सोनेट्स, मिल्टन ने 24 सोनेट्स कंपोज किए थे। सोनेट्स, जब सोनेट्स की बात आती है तो हमें लव क्लिक करता है, लव, अफेक्शन एंड ऑल दैट, बट मिल्टन के सोनेट कुछ डिफरेंट थे। उनके सोनेट्स लव पे बेस्ड नहीं थे, उनके सोनेट्स जो थे पर्सनल ग्रीफ, सॉरो, इन चीज़ों पे बेस्ड थे। सो मिल्टन के जो सोनेट्स थे वो 24 सोनेट्स थे, क्योंकि शुरू में ओरिजिनली कितने सोनेट्स कंपोज हुए थे, 24 सोनेट्स, बट ऑल्टरनेटिवली जब पब्लिश करने की बात आई तो रिटर्न में तो 24 थे, बट पब्लिश होते टाइम ये 23 ही रह गए, बिकॉज 1 को एक्सक्लूड कर दिया गया, एक सोनेट को। सो पब्लिश्ड 23 थे। अब इसको अगर डिवीज़न देखें इसका, तो 18 प्लस 6 का डिवीज़न है, क्योंकि 18 कौन से थे, 18 थे इंग्लिश सोनेट्स, और रेस्ट जितने भी 6 बचे वो इटालियन थे। और सेम हियर 23 अगर हम देखें तो 23 जो पब्लिश्ड हुए उसमें से 18 इंग्लिश सोनेट थे एंड रेस्ट 5 जो थे देवर इटालियन सोनेट। So this is the division of sonnets of मिल्टन। जॉन मिल्टन के सोनेट्स की ये डिवीजन है। एंड 154 जो इधर लिखा है, दीज आर द नंबर ऑफ सोनेट्स बाय शेक्सपियर। ये 154 की जो संख्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 154 सोनेट्स किसने लिखे हैं, शेक्सपियर ने। सो इधर से हम ये भी जान सकते हैं कि हमें 154 आर द नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर। सो 19 आर द सोनेट्स ऑफ, जो 19 थे वो रिलीजियस सोनेट्स थे, किसके थे, जॉन डोन के। जॉन डोन के रिलीजियस सोनेट्स थे 19। जॉन डोन के सोनेट्स थे, और इनको रिलीजियस सोनेट होने की वजह से इनका नाम क्या रखा गया था, होली सोनेट्स। इनको होली सोनेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन क्वेश्चन 4, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन इन विच फॉर्म। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये लिखा गया है इन विच ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा गया है। ए शेक्सपियरन सोनेट, बी स्पेंसरियन सोनेट, सी पेट्रार्कन सोनेट एंड डी ओड। ऑप्शंस है, हम देखते हैं ऑप्शंस की तरफ, क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा बेटा पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट जो है उस सोनेट में क्या फॉर्म है। सो बेसिकली पेट्रार्कन सोनेट जो है 8 प्लस 6 की फॉर्म में है, ऑक्टेव प्लस सेस्टेट की फॉर्म में, और इसे इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। और इसको थॉमस यार्ट इंग्लैंड लेके आए थे इस फॉर्म को, पेट्रार्कन सोनेट की फॉर्म को, तो इसलिए इसको यार्टियन सोनेट भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें फर्स्ट जो ऑक्टेव होता है, यानी कि फर्स्ट जो 8 लाइंस होती है, उसमें क्या होता है, 8 लाइंस में सबसे पहले डिस्कस की जाती है प्रॉब्लम। इसमें डिस्कस की जाती है 8 जो हैं 8, इसमें से 8 में डिस्कस की जाती है प्रॉब्लम 8 लाइंस में, और दूसरी जो 6 लाइंस है उसमें डिस्कस किया जाता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब बेसिकली ये हो गया पेट्रार्कन सोनेट, जिसमें ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा गया है। अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि शेक्सपियरन सोनेट क्या है, स्पेंसरियन सोनेट क्या है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। जो शेक्सपियरन सोनेट है ये बेसिकली 12+2 के फॉर्मेट में है, और शेक्सपियरन सोनेट को क्या कहते हैं हम, शेक्सपियरन सोनेट जो है ये लाए थे, इंट्रोड्यूस किया था डिफरेंट फॉर्म में, यानी कि 8+6 की जगह 12+2 का
फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था किसने? हेनरी होवार्ड ने, जिनको अर्ल ऑफ सरे कहते हैं। सो हेनरी होवार्ड ने इंग्लैंड के अंदर सोनेट को इंट्रोड्यूस किया 12+2 की फॉर्म में, 12+2 की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया। और इस शेक्सपियरन सोनेट में जो पहली 12 लाइन्स है उसमें एक आइडिया जो है वो डेवलप किया जाता है, एक आइडिया डेवलप किया जाता है पहली 12 लाइनों में, ठीक है। और बाद की जो 2 लाइन्स हैं उसके अंदर एक एपिग्राम यानी कि एक कहावत बोल के उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो जो पहली 12 लाइन है उसका डिवीज़न कैसे है? जो पहली 12 लाइन है बेटा वो 3 लाइन्स के 4 लाइन्स के 3 क्वार्टरेंस हैं। 4 लाइनों के 3 क्या है? क्वार्टरेंस हैं। और 2 जो है 2 लाइन का क्या है? कपलेट है। एक कपलेट है जो कि 2 लाइन का है। सो 4 लाइन के 3 हो गए और 2 लाइन्स का एक कपलेट। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी? ए बी सी डी ई एफ जी। तो यानी 1 2 3 क्या हो गए? 3 × 4 और ये क्या हो गए? 2 × 1। अब बेसिकली इसमें, और अभी बताऊंगी मैं स्पेंसेरियन सोनेट में क्या डिफरेंस है। इसमें देखिए अब हर स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो डिफरेंट है। ए बी, फिर दोबारा BC से शुरू नहीं हो रहा, अलग है बिल्कुल। CD यानी कि हर एक स्टेंजा की अपनी राइमिंग स्कीम है डिफरेंट। और अगर हम स्पेंसेरियन स्टेंजा में देखें तो वो भी 12+2 है, पर इसमें क्या है? ए बी फिर B से ही शुरू हो रहा है, BC, उसके बाद C से शुरू हो रहा है, CD, उसके बाद लास्ट में क्या है? EE। तो बेसिकली इंटरलॉकिंग राइमिंग स्कीम है। इंटरलॉकिंग राइमिंग स्कीम का मतलब होता है कि जो लास्ट है उसी से ही नेक्स्ट शुरू हो रहा है। और इसमें क्या था? इसमें बिल्कुल डिफरेंट था, B से नहीं शुरू हो रहा, C से शुरू हो रहा है। यानी एक स्टेंजा खत्म हो गया, बिल्कुल डिफरेंट नेक्स्ट स्टेंजा शुरू हो रहा है जिसकी राइमिंग स्कीम पहले से बिल्कुल अलग है। तो डिफरेंट स्टेंजाज है, ये फ़र्क आपको ध्यान रखना है बेटा। यही आपको डिफरेंट बनाता है और बच्चों से कि आपको इतना माइन्यूट डिफरेंस भी पता है। सो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Question 5. What does the word light in the first line symbolically refers to? Light का क्या मतलब है फर्स्ट लाइन में? फर्स्ट लाइन शुरू होती है When I consider how my light is spent, यानी कि मैं ये सोचता हूँ, कंसीडर मतलब मैं ये थिंक करता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की लाइट चलेगी। लाइट मतलब यहाँ बल्ब वाली लाइट का नहीं है, यहाँ मतलब है आई साइट का। सो कैंडल लाइट, साइट और विजन, नॉलेज और स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन। इट इज़ साइट और विजन। लाइट को कहा गया है जो उनकी साइट चली गई थी, किनकी? जॉन मिल्टन की। और साइट उनकी कब गई थी? एट द एज ऑफ 44। जब वो 44 ईयर्स के थे तो वो दोनों आईज से ब्लाइंड हो गए थे। और 1652 में ही गॉट ब्लाइंड बाय बोथ द आईज। और 1650 में वो विद 1 आई, 1650 में वो विद 1 आई ब्लाइंड हुए थे। और 50 में और दोनों आंखों से ब्लाइंड हुए 52 में एट द एज ऑफ 44। और ये बात ये कहते हैं अगले लाइन में कि एयर हाफ ऑफ माई लाइफ, यानी कि अभी मैंने हाफ ऑफ अपनी लाइफ भी नहीं जीती। हाफ लाइफ क्या कंसीडर होती है? 50 ईयर्स। अगर 100 को हम माने कि एक इंसान ज़्यादातर मैक्सिमम 100 तक जी सकता है, तो उसकी आधी कितनी हुई? 50। तो वो कह रहा है मैंने अपनी अभी आधी ज़िंदगी भी नहीं जीती और भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। सो दिस इज अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. द फ्रेज दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड एल्यूड्स टू, एक टैलेंट जो कि डेथ टू हाइड यानी अब मृत्यु तक छुप गया है मेरे अंदर, मेरा वो एक टैलेंट, वन टैलेंट एल्यूड्स टू। जो वन टैलेंट है वो कौन सा टैलेंट है? अ ग्रीक मिथ, अ मेडिवियल लेजेंड, द पैरेबल ऑफ टैलेंट्स इन द बाइबल, अ पर्सनल गिफ्ट फ्रॉम हिज मास्टर। सो
बेसिकली बाइबल के अंदर कुछ टैलेंट्स की बात हुई है जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स हैं. सो गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स हैं, तो उन्हीं टैलेंट्स में से लोगों में कुछ टैलेंट है, तो उसी की बात जॉन मिल्टन कर रहा है कि द पैरिबल टैलेंट्स इन द बाइबल, जो टैलेंट्स दिए हुए हैं बाइबल के अंदर उन्हीं में से एक टैलेंट उनमें भी है जॉन मिल्टन में. क्वेश्चन 7, व्हाट इज मिल्टन्स टैलेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज पोएम. मिल्टन का अगर हम पोएम के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसमें काफ़ी सारे टैलेंट्स की बात है जो गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं हमें. बट अगर हम पोएम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कौन सा पर्टिकुलर टैलेंट जॉन मिल्टन के अंदर था, तो पर्टिकुलर टैलेंट जो जॉन मिल्टन में था वो था पोएट्री का टैलेंट और राइटिंग का, यानी कंपोजिशन करना, पोएम को लिखना, और ही हैज़ द पोएटिक टैलेंट फ्रॉम इनसाइड. उनको गॉड गिफ्ट मिला था पोएटिक टैलेंट का. सो बेसिकली the one talent that is mentioned in the poem is poetry and writing, which is the God gifted to John Milton. Question 8, the central question Milton raises in the octave is, जो central question Milton रेज करते हैं, किस में रेज करते हैं, ऑक्टेव में, यानी पहले 8 लाइनों में जो क्वेश्चन मिल्टन रेज करते हैं वो क्या है. Why God took away his family, whether God expects labor despite blindness, whether poetry is superior to religion, how blindness can be cured. So basically whether God expects labor despite blindness, यानी कि मिल्टन जो है वो सेंट्रल क्वेश्चन रखते हैं फर्स्ट 8 लाइन्स में कि क्या भगवान एक ब्लाइंड व्यक्ति से भी डे लेबर एक्सपेक्ट करता है. जिस तरह मैं, जब मेरे पास आईसाइट थी, आई यूज टू वर्क, आई यूज टू राइट होल ऑफ द डे, जिस तरह मैं होल ऑफ द डे मेहनत करता था, क्या अब ब्लाइंड होने के बाद, मेरी आंखें छिनने के बाद भी गॉड मुझसे उसी सेम उतनी ही लेबर एक्सपेक्ट करता है डे के अंदर. सो वेदर द गॉड एक्सपेक्ट्स द सेम डे लेबर, सेम डे लेबर फ्रॉम मी, डे में जितनी लेबर मैं पहले करता था आंखों के साथ, क्या वो अभी भी गॉड एक्सपेक्ट करते हैं. तो यही क्वेश्चन है जो पहली 8 लाइन्स में डिस्कस करते हैं जॉन मिल्टन. क्वेश्चन 9, हु प्रोवाइड्स द आंसर टू मिल्टन्स इनर डाउट्स इन सेस्टेट. जो पहले 8 क्वेश्चन में उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि क्या भगवान मुझसे अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि मैं उनके लिए उतना ही वर्क करूं, उतने ही गॉड को गिफ्ट दूं और उनके लिए क्या कहते हैं सर्विस करूं. तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको नेक्स्ट स्टैंजा में मिलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गॉड जो है किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते गिफ्ट. गॉड डोंट एक्सपेक्ट कि तुम सारा दिन लेबर में लगे रहो, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते. गॉड चाहते हैं, गॉड क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम अपनी पेशेंस रखो अपने अंदर, और तुम, जो इंसान सब्र करता है और भगवान के दिए दुखों को, कष्टों को शांति से सहता है, तो वो इंसान भी भगवान की एक तरीके से सर्विस ही करता है. तो हु प्रोवाइड्स द आंसर टू मिल्टन्स इनर डाउट, मिल्टन के इनर डाउट का आंसर देता है मिल्टन की पेशेंस. मिल्टन का जो सब्र है वो उसको कहता है कि शांति रखो. क्यों? क्योंकि जो भगवान है वो तुमसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. गॉड डज नॉट एक्सपेक्ट डे लेबर फ्रॉम यू, गॉड डज नॉट एक्सपेक्ट एनी डे लेबर. गॉड क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जस्ट गॉड एक्सपेक्ट हमसे क्या करते हैं, जस्ट टू पेशेंटली बियर द प्रॉब्लम्स गिवन बाय हिम. गॉड हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पेशेंटली बियर करें जो प्रॉब्लम्स गॉड हमें दे रहे हैं, और सब्र करें कि कब हमारे साथ अच्छा होगा, अपनी बारी का वेट करें. क्वेश्चन नंबर 10, गॉड डोथ नॉट नीड ईदर मेन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स सजेस्ट. तो भगवान को ना तो तुम्हारे तोहफों की जरूरत है और ना ही भगवान को जरूरत है तुम्हारी दी हुई किसी भी सर्विस की.
सो मेंस की किसी भी आदमी का, तुम पूरे दिन काम में लगे रहो, भगवान ने थोड़ी ना कहा है तुम्हें किसी भी तरीके की सर्विस करने के लिए. सो गॉड डज नॉट नीड ऑल दिस. भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारा ये सब काम, उनको कोई नीड नहीं है. गॉड, इसका आंसर क्या होगा? गॉड इज इनडिफरेंट टू ह्यूमन लेबर. बी, गॉड वैल्यूज ह्यूमिलिटी ओवर सर्विस. सी, गॉड्स पावर इज कंप्लीट विदाउट मेंस एफर्ट्स. डी, गॉड पनिशेस idleness. So basically God's power is complete without the men's efforts. मतलब गॉड की पावर अपने आप में कंप्लीट है. कंप्लीट मतलब गॉड इज द किंग ऑफ द किंग्स. राजाओं का भी वो राजा है. कहते हैं ना महाराजन के राजा, मतलब महाराज के भी राजा होते हैं वो. कौन? गॉड. सो गॉड्स पावर इज कंप्लीट. ही इज द किंग ऑफ द किंग्स एंड विदाउट मैन्स एफर्ट्स. उनको नहीं चाहिए मैन का कोई भी किया हुआ काम, कोई भी किया हुआ वर्क. जैसे तुम लेबर करते हो दिन में, तो वो गॉड को नहीं चाहिए, तुम अपने लिए करते हो. गॉड डज नॉट नीड. सो गॉड इज कंप्लीट विदाउट द मेन्स एफर्ट्स. वो मैन के एफर्ट्स के बिना वो कंप्लीट अपने आप में पूर्ण है. सो ही स्टेट इज किंगली. और जो उनकी स्टेट है गॉड की, वो क्या है? किंगली स्टेट है. किंगली स्टेट यानी कि किसको कहा गया? यूनिवर्स को. भगवान की स्टेट क्या है? पूरा यूनिवर्स. एंड ही स्टेट इज किंगली. क्वेश्चन 11. द पोएम रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स कंडीशंस आफ्टर. एक्चुअली में मिल्टन की जो कंडीशन है उसको ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है. सो दिस पोएम इज बेसिकली based on the Milton's experiences after he got blind. मिल्टन के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है ये पोएम आफ्टर ही गॉट ब्लाइंड. सो ही लॉस्ट हिज आईसाइट, यानी जब मिल्टन ने अपनी आईसाइट लॉस्ट कर दी उसके बाद की ये पोएम है अबाउट हिज पर्सनल ग्रीफ, अबाउट हिज जो भी वो द प्रॉब्लम्स ही वाज फेसिंग आफ्टर बीइंग ब्लाइंड. तो उस पे बेस्ड है ये पोएम. Question 12. Which literary device is present in patience to prevent that murmur soon replies? So इसमें कौन सी डिवाइस यूज हुई है? लिटरेरी डिवाइस पेशेंस के अंदर. बेसिकली पेशेंस जो होती है, सब्र, ये कोई पर्सन नहीं होता, बट इसमें लिखा है कि पेशेंस ने रिप्लाई किया. और रिप्लाई कौन करता है? ह्यूमन बींग्स. जब हम आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका रिप्लाई देते हैं एक दूसरे को. सो पेशेंस को इन्होंने बोला है कि पेशेंस रिप्लाईज. क्या पेशेंस कोई, पेशेंस एक भाववाचक संज्ञा है. भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सो क्या एब्स्ट्रैक्ट चीजें आंसर कर सकती है? नहीं. सो इट इज पर्सोनिफाइड. उसको पर्सोनिफिकेशन दी गई है. पर्सोनिफिकेशन बेटा क्या होता है? इट इज की कोई भी नॉन लिविंग एब्स्ट्रैक्ट चीज को एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट करना. आते हैं क्वेश्चन 13 पे. विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रेजेंट इन दे ऑल्सो सर्व हिम द बेस्ट हु ओनली स्टैंड एंड वेट. यानी कि जो लोग अपनी आराम से स्टैंड करते हैं, भगवान के दिए हुए दुखों को, कष्टों को सहते हैं और वेट करते हैं कि नहीं सब ठीक होगा, गॉड विल डेफिनेटली डू द थिंग्स राइट फॉर देम. सो जो अपनी बारी का पेशेंटली वेट करते हैं, कष्टों को सहते हैं शांति से, तो दे ऑल्सो सर्व द गॉड. वो भी भगवान को एक तरीके से सर्व ही कर रहे हैं. जरूरी नहीं है कि पूरा दिन डे लेबर करके या इस तरीके से भगवान को सर्व या गिफ्ट्स देके भगवान को खुश किया जाए, सर्व किया जाए. सो जस्ट टू स्टैंड एंड वेट पेशेंटली कैन ऑल्सो सर्व टू द गॉड. सो इट इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मतलब, पैराडॉक्स क्यों है ये लाइन? क्योंकि पहले वो कह रहे हैं दे ऑल्सो सर्व. पहले तो कह रहे हैं सर्व करने की बात हो रही है कि कुछ काम करना, सर्व करना, और बाद में वो कह रहे हैं कि स्टैंड, सीधे मतलब स्टैंड होके तुम, पहली बात है सर्व करना, दूसरी बात उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. क्या? कि सिर्फ स्टैंड होके सर्व करना है. तो हम जब भी कोई सर्विस करते हैं, कोई घर का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो चलते फिरते ऐसे से काम कुछ तो हमें एक्टिवली करना पड़ता है ना. तो दोनों बात एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. पहला कह रहा है कि सर्व करो, दूसरा कह रहा है कि स्टैंड करना है सिर्फ.
तो दोनों बातें अपोजिट हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई एक दूसरे से, तो इसलिए इसको कॉन्ट्राडिक्टरी, एक ही बात जो सही हो बट कॉन्ट्राडिक्शन हो आपस में, तो वो पैराडॉक्स कहलाती है। Question 14. The thousands mentioned in line 11 symbolized. जो thousands mentioned किया गया है line 11 में, वो किसको, किसके बारे में बताता है? A. Poets writing verses. B. Angels serving God. C. Saints reaching the religion. D. Sinners waiting for redemption. So बेसिकली थाउजेंड्स जो रेफर किया गया है वो एंजल्स के लिए किया गया है, द एंजल्स हु आर सर्विंग द गॉड। इसमें बताया गया है किसमें, लाइन 11 में, कि जो भगवान है उसके एकमात्र बिडिंग पे, इशारे पे, केवल एक इशारे पे हजारों, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, देवदूत आ जाते हैं और ओशंस पे और लैंड पे क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। सो मतलब भगवान में इतनी ताकत है दैट उनके एकमात्र इशारे पे जो है देवदूत और यानी एंजल्स आ जाते हैं एंड दे टेक ओवर द लैंड एंड ओशंस। क्वेश्चन 15. व्हाट इज वोल्टा इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? अब वोल्टा क्या है? वोल्टा मीन्स होता है टर्न ऑफ थॉट्स। वोल्टा को बोलते हैं टर्न ऑफ थॉट्स, टर्न ऑफ थॉट्स। अब जो टर्न होता है, एकदम हम कुछ सोच रहे हैं, कोई बात पे अपने व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, अचानक हम घूम जाते हैं और हम कोई और थॉट्स अपने प्रेजेंट करने लग जाते हैं, तो एकदम बात कोई और चल रही है और फिर टर्न हो जाती है बात। तो टर्न ऑफ थॉट्स जो होते हैं उसको बोलते हैं वोल्टा। सो वोल्टा जो है इस पोयम में कब आता है? एट द, पहले क्या होता है, 8 लाइंस की लाइंस होती है जिसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। तो जब ये 8 लाइंस खत्म होती है और फिर शुरू होती है सेस्टेट, यानी 6 लाइन की लाइन, तो सेस्टेट में जो 6 लाइन की जो लाइन है सेस्टेट, उसमें शुरू होता है टर्न ऑफ थॉट्स, यानी वोल्टा आ जाता है। एंड एट द सेस्टेट व्हेन पेशेंट स्पीक, सेस्टेट पे टर्न ऑफ थॉट्स आता है जब एंड की 6 लाइनें शुरू होती है, तब एकदम से टर्न ऑफ थॉट्स आता है। एंड उसमें शुरू कहाँ से होता है टर्न ऑफ थॉट्स? व्हेन पेशेंट स्पीक, व्हेन पेशेंस जो है जब बोलती है, मरमर पेशेंट स्पीक्स एंड सून रिप्लाइज, सो तब टर्न ऑफ थॉट्स आता है। क्वेश्चन 16. द फेमस पैराडॉक्सिकल लास्ट लाइन टीचेस दैट, जो लास्ट लाइन होती है वो पैराडॉक्सिकल है। कौन सी है लास्ट लाइन? दे ऑल्सो सर्व टू गॉड हु स्टैंड एंड वेट। सो दिस इज द लास्ट लाइन। ये पैराडॉक्सिकल क्यों है? Action is the only true service. Waiting faithfully is also service to God. Labor is more important than faith. Only monks can serve God. So ये लाइन पैराडॉक्सिकल इसलिए है बिकॉज वेटिंग फेथफुली, यानी कि खड़े होके बस वेट करना भी सर्विस कहलाती है। तो ये पैराडॉक्स ही है। कोई खड़े होके वेट करने से लाइन में क्या हमारे काम हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना, तो हमें उसके लिए चलना फिरना या सर्विस करनी पड़ेगी। बट ये आपस में ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि उल्टी बात कह रहा है कि जस्ट वेट करो और ये ही तुम्हारी सर्विस है, गॉड को तुम्हारा वेट करना ही सर्विस कहलाएगा। क्वेश्चन 17. विच टोन बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोएम्स प्रोग्रेशन? कौन सी पोएम की टोन है बताइए? ए बिटर, सरकास्टिक, एंग्री। B. doubtful, questioning, resigned acceptance. C. joyful, playful, humorous. And D. detached, logical, indifferent. So poem की जो टोन है वो डाउटफुल है, क्वेश्चनिंग है, रिजाइंड एक्सेप्टेंस है। क्यों? क्योंकि पहले वो डाउट करता है, वो एक डाउट में क्वेश्चन पूछता है कि क्या, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मतलब मैं ये सोचता हूँ, मैं ये थिंक करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी अरे चली कैसे गई, आखिर मेरी आंखों की रोशनी चली कैसे गई। तो वही डाउटफुल सिचुएशन में है कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से कैसे चली गई। सो एक डाउटफुल सिचुएशन में है। उसके बाद वो क्वेश्चनिंग करता है कि क्या भगवान आपको मेरी आईसाइट जाने के बाद भी मेरे से एक्सपेक्टेशन है कि मैं पूरी डे की लेबर करूं? जैसे मैं आंखें रहते हुए
आपके लिए लिखता था, आपकी तारीफ में, आपके रिलीजियस वो चीजें लिखता था, बट डू यू एक्सपेक्ट मी कि मैं अभी भी उतनी ही लेबर करूं? उसके बाद रिजाइंड एक्सेप्टेंस, रिजाइंड एक्सेप्टेंस मतलब लास्ट में वो एक्सेप्ट कर लेता, रिजाइन कर देता अपने क्वेश्चन वगैरह से। ही एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करता है वो, कि कोई बात नहीं, लाइन में स्टैंड करना और वेट करना इज ऑल्सो अ सर्विस टू गॉड। यानी कि जरूरी नहीं है कि हम इन मेरी जो अंदर की गॉड गिफ्ट टैलेंट है मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा, बट जरूरी नहीं है कि मैं यूज करके अपने टैलेंट को पूरे दिन डे लेबर करके लिखता रहूं और इसी तरीके से मैं भगवान को सर्व कर सकता हूँ। नहीं, अपनी बारी का वेट करके पेशेंटली अपने भगवान के दुखों को सह के, जैसे उन्होंने मुझे ब्लाइंड कर दिया तो मैं उनसे कंप्लेन ना करके जो भी उन्होंने किया उसको फेथफुली एक्सेप्ट करके शांति से मैं अपनी भगवान को सर्विस कर सकता हूँ। सो दिस इज एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन 18, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये जो वर्क है ये किस पीरियड से बिलोंग करता है? बेटा इट बिलोंग्स टू द पुरितन एज, ये पुरितन एज से बिलोंग करता है। और पुरितन एज में जो बेसिकली पुरितन्स का जो डोमिनेंस था, तो पुरितन्स का जो डोमिनेंस था वो इस पीरियड में ज्यादा था। वैसे तो 1625 से 1660 तक पूरा माना जाएगा, बट जो पुरितन्स हाईलाइटेड थे उनका मेन डोमिनेंस ज्यादा था वो इसी पीरियड में था, 1649 से 1660 के पीरियड। एलिजाबेथन एज कहां से कंसीडर होती है? होती है बेटा 1500 से लेकर 1600 तक एलिजाबेथन एज होती है। अगर हम 1603 तक, अगर हम ब्रॉड व्यू में देखें तो ये कंसीडर होती है, बट अगर हम देखें कि एलिजाबेथ मेनली थ्रोन पर कब आके बैठी थी, तब से अगर हम पीरियड को कंसीडर करें तो एलिजाबेथ आके बैठी थी 1558 में थ्रोन पे। अगर वहां से कंसीडर करें तो 1603 तक नैरो व्यू होता है एलिजाबेथ पीरियड का। रोमांटिक रेस्टोरेशन एज होती है 1660, जहां पे पुरितन एज खत्म होती है 1660 से लेके 1700 तक। और रोमांटिक एज होती है 1798 से लेके 1837 तक। क्वेश्चन 19, द टोन ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो टोन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम की वो कैसी टोन है? A starts with the sorrow and moves to faith and consolation. B, the superiority of active service. D, C, the value of patience and submission to God's will. D, the uselessness of poetry in blindness. So आंसर है बेटा ए, स्टार्ट्स विद द सॉरो एंड मूव्स टू फेथ एंड कंसोलेशन। सॉरो से कैसे शुरू होती है? दुख से, वो दुखी होता है, ही इज इन सॉरो कि मैं कैसे ब्लाइंड हो गया, व्हाई दिस हैपेंड टू मी, मैंने तो भी अभी आधी भी अपनी जिंदगी नहीं जी थी, आई एम जस्ट 44 इयर्स ओल्ड और हाफ ऑफ द लाइफ भी मेरी पूरी नहीं हुई थी, 50 भी मैंने टच नहीं किया था, एंड आई लॉस्ट माई आईज। मूव्स टू फेथ एंड कंसोलेशन, यानी कि जो पोयम है धीरे धीरे कहाँ पे बढ़ती है? फेथ पे बढ़ती है और कंसोलेशन पे बढ़ती है, यानी कि एंड में उसको फेथ आ जाता है गॉड पे कि जो भी गॉड ने किया वो सही किया, एंड आई हैव टू पेशेंटली सर्व टू हिम, मुझे पेशेंटली गॉड के दिए हुए कष्टों को सहना है, एंड आई हैव टू पेशेंटली वेट। कंसोलेशन, अपने अंदर से शांति आ जाती है उसे। क्वेश्चन 20, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज डैश इन सीक्वेंस। सोनेट की सीक्वेंस है, कितने सोनेट्स हैं? टोटल 24 रिटन सोनेट्स हैं, उसमें 19th नंबर पे आता है सोनेट, कौन सा? 19th सोनेट होता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज 19th सोनेट, यहाँ पे 19th का है 19th, सो इट इज 19th सोनेट। This is all for today. You can purchase our targeted batch specially for LTC and JIC प्रवक्ता के लिए ये बैच हमने लॉन्च किया है, और इसका जो प्राइस है वो 5 सितंबर तक बहुत ही कम दामों पे मिल रहा है, यानी कि
5000 का जो बैच है 4997 का, वो आपको 1499 का मिलेगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड होगा। एंड इफ यू हैव टू लर्न टुडे देन यू कैन रीड टुमारो। अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे, आज हमारे साथ नहीं बने रहेंगे, तो कल आप लीड नहीं कर पाएंगे। सो मैं साहिबा वेग आपसे अनुरोध करती हूँ कि 5 सितंबर तक ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस बैच को लेकर हमारा सपोर्ट करें और मेरे साथ क्लास में बने रहें। सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन A1 English 360 degree on YouTube,